बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड की टाइप्स ऑफ और वर्किंग को डिस्कस किया था। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं ताकि आज हम लोग इसके टैक्स ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकें। हमने बात की थी कि 3 तरह का प्रोविडेंट फंड होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपके प्रोविडेंट फंड को बोलेंगे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और आपके फंड की अप्रूवल आपकी कंपनी ने ली हुई है टैक्स डिपार्टमेंट से तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और अगर अप्रूवल नहीं ली या अप्रूवल मिली ही नहीं तो ये अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने इसमें जो बातें की थी वर्किंग के अंदर कि 4 पॉइंट्स हैं। एक है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगी। दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जितनी अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगी उतनी ही कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी। इसको इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। ये 3 काम कब हो रहे हैं, ड्यूरिंग सर्विस। जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के दौरान ये 3 काम हो रहे हैं, और जब आप रिटायर होते हो तो रिसीट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस के नाम से आपको ये अमाउंट रिसीव हो जाती है। तो हमने टैक्स ट्रीटमेंट के अंदर इन 4 बातों को डिस्कस करना है, 3 सर्विस के दौरान और 1 रिटायरमेंट पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अब जॉब के दौरान 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में ये तीनों चीजें एग्जेम्प्ट होंगी। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जितनी अमाउंट गिवन होगी एग्जेम्प्ट कर दें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये भी एग्जेम्प्ट होगा। मैं आपको एग्जाम टिप के हवाले से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ। इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ है, मैं उन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, सिंपल आपको इसके टैक्स ट्रीटमेंट को आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। एंड नंबर 3 इज आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट विच इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में ये तीनों चीज़ें आप क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। सेम वर्किंग, सेम ट्रीटमेंट आपने अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के साथ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड आ जाए तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा, यहाँ भी मैं साथ ही मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपको आ जाए अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो भी आपने इन तीनों को एग्जाम्प्ट कर देना है। अब जो हमारे पास बचा लास्ट पे वो है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, तो समझ लीजिएगा जरा इसको, क्योंकि गवर्नमेंट और अनरिकग्नाइज में तो सारे एग्जाम्प्ट है, आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, अगेन ये एग्जाम्प्ट ही होगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो हर सूरत आप एग्जाम्प्ट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है आउट ऑफ सैलरी। मैंने आपको बताया उसकी सैलरी से ये अमाउंट डिडक्ट हो रही है, और सैलरी को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, टैक्सेबल। इट मीन्स ये ऑलरेडी टैक्सेबल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट में शो कर रहे हैं। बहरहाल नंबर 2 इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, जितनी अमाउंट आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की दी होगी आप उसे लिखेंगे इनर कॉलम में, और इसमें रूल याद कर लें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की सूरत में आप इसकी क्या वर्किंग करेंगे, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर इसका रूल है जी, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ
बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। हमने न्यूमेरिकल के फर्स्ट लेक्चर में डियरनेस अलाउंस को डिस्कस किया हुआ है, अब वहां पे देख सकते हैं इसे। ओके, मतलब अगर आपको डीएनएस अलाउंस गिवन है क्वेश्चन में, बेसिक सैलरी तो ऑब्वियसली गिवन होती है, तो आप बेसिक सैलरी में डीएनएस अलाउंस को ऐड करेंगे, उसके बाद आप इस अमाउंट का 10% लेके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट में से माइनस कर देंगे। चलिए एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट करें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जो आपको अमाउंट गिवन है ये है 1,20,000 और बेसिक सैलरी और डीआरएस अलाउंस को ऐड करके आपके पास जो अमाउंट है ये है लेट्स सपोज 10 लाख। $1,20,000 आपके पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 10 लाख। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेसिक सैलरी आपके पास 9 लाख थी और डीएनएस अलाउंस आपके पास 1 लाख था। अगर गिवन है तो हमने ऐड कर दिया, गिवन ना होता तो हम सिर्फ बेसिक सैलरी का ही 10% ले लेते हैं। तो आप जब इस 10 लाख का 10% लेंगे तो आपके पास ये आएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट में से माइनस हो जाएगा एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। दोबारा समझ लें इसको। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज in recognized provident fund is exempt up to 10% of basic salary plus DNS allowance। बेसिक सैलरी और DNS allowance को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसका 10% लें और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट में से इसको माइनस कर दें। इसमें वैसे एक और रूल भी हम ऐड करते हैं और इसमें एक लिमिट पुट की हुई है टैक्स डिपार्टमेंट ने और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। मतलब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर इस आंसर को कंपेयर करेंगे 1,50,000 से और जो लेस आंसर आएगा वो आप माइनस कर दोगे। आमतौर पे हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन का आंसर ही लेस आता है, तो हम अगर इस कंपैरिजन में नहीं भी जाएंगे तो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम इस आंसर को 1,50,000 से कंपेयर करते हैं, जो लेस अमाउंट होती है उसे माइनस करते हैं। ओके जी, नाउ लास्ट वन इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर इंटरेस्ट। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट से रिलेटेड दो चीजें गिवन होगी। नंबर 1 इंटरेस्ट की अमाउंट एंड नंबर 2 इंटरेस्ट का रेट, मतलब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने % मिल रहा है। अब आपने करना क्या है, जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसे यहाँ पे इनर कॉलम में लिख लेंगे। जो भी आपको अमाउंट गिवन है आपने इसको इनर कॉलम में लिख लिया। फिर आपने एक फॉर्मूला लगाना है, वर्किंग करनी है आपने। वर्किंग क्या है, जो चीज़ें दो आपको गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, इनको आपस में डिवाइड कर ले। मतलब जो आपको अमाउंट गिवन है, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन रेट, और आपको रेट गिवन है, इन दोनों को डिवाइड करें और 16% से मल्टीप्लाई कर दें। 16% तक अगर आपका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, 16% से अबव है तो अबव अमाउंट पे टैक्स लगता है। लेकिन मैं उस टेक्निकलिटी में जाने की बजाय आपको डायरेक्ट फार्मूले से समझा दिया, ऐसे आपको क्वेश्चन करना आसान रहेगा। आप सिंपली इस तरह फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इस तरह आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने % रेट दिया हुआ है, हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, कोई भी रेट दिया हो आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर दें, एक इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, एक लिमिट पुट की टैक्स लॉ ने 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, आपके पास एक आंसर ये आ जाएगा। बेसिक सैलरी का और डीआरएस अलाउंस का को ऐड करने के बाद आप इसका 1/3 लेंगे। अब आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक ही फॉर्मूले का आंसर और एक बेसिक सैलरी प्लस डीआरएस अलाउंस का आंसर। फिर आप करेंगे इसको विच एवर इज लेस
विल बी एग्जेम्प्ट। दोनों में जो लेस अमाउंट होगी उसको आप यहां से माइनस कर देंगे इस अमाउंट में से, और जो इसमें से माइनस करके बाकी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां मैं अमाउंट से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्ज करें आपको जो अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये है जी 10,000। आपने इसको यहां लिख लिया अंदर कॉलम में। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, तो गिवन अमाउंट 10,000, गिवन रेट फॉर एग्जांपल 18% गिवन है आपको, और मल्टीप्लाई आप हमेशा किससे करेंगे, 16% से। परसेंटेज आपस में क्रॉस हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 8,889। एक आंसर आपके पास आ रहा है। फिर बेसिक सैलरी और डीएनएस लोन्स हमने यहाँ पे सपोज किया था, टोटल दोनों को मिलाया तो 10 लाख है। तो आप इस 10 लाख का 1/3 ले लें तो आपके पास आएगा 3,33,333। अब आपके पास दो आंसर आ गए। लेस अमाउंट कौन सी है वो एग्जाम्प्ट कर दें, 8,889 ये लेस अमाउंट है। इसको आप जो इंटरेस्ट की गिवन अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे, और बाकी 1,111 विल बी टैक्सेबल। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।